शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें भेजी है मिस्टर समीर खान ने। ये घटना उनकी आप बीती है। तो अब आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के नजरिए से सुनाऊंगी। हम सब लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, मैं और मेरे दोस्त। आज बहुत दिन बाद इस ट्रेन में सुकून की नींद मिली है ईशान भाई को। सामने ईशान भाई सो रहे हैं। उनके चेहरे पर पिछले दिनों की थकावट काफी साफ नजर आ रही है। ईशान भाई और मेरा दोस्त आरिस दोनों के सो जाने के कारण मुझे जागना पड़ेगा। ईशान भाई ने कहा भी था कि तुम दोनों सो जाना और मैं जागा रहूंगा। ट्रेन के सफर में चोरू चक्के कब आ जाएं और कब हमारी नींद का फायदा उठाकर हमारा सामान चोरी कर ले, ये बताया नहीं जा सकता। ईशान भाई की बात मुझे ठीक लगी, पर वो पिछले काफी दिनों से ठीक से सो नहीं पाए थे। इसी कारण जागने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। ट्रेन का ये सफर जितना अच्छा हम सबको आने से पहले लगा था, वो अब वापसी में वैसा नहीं रहा। जब मुझे पहली बार पता चला कि काम के सिलसिले में हमें हैदराबाद जाना है, तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं अपने शहर से ज्यादा दूर नहीं जाता था। बस 30 या 40 किलोमीटर के लगभग कभी कभार जाना होता था। ऐसे में हैदराबाद जाने की बात सुनकर मैं बहुत खुश था। पर कहते हैं ना कि खुशियां हमेशा के लिए नहीं रहती। ऐसे ही शायद नई जगह पर अनजान लोग और अकल्पनीय घटना हमारा इंतजार कर रहे हो। वही बात मैं सोच रहा था जो पिछले दिनों हमारे साथ घटी थी। हमें तो ये पता ही नहीं चलता अगर एहसान भाई ना बताते उनकी वो बातें और जो हमारे साथ हुआ था। यही वजह सोच सोच कर शायद मेरी नींद उड़ गई थी। करीब 2-3 हफ्ते पहले हम 6 लोग, मैं यानी समीर, एहसान भाई, शादाब भाई, आदीन, आरिस और गोलू, हैदराबाद की एक साइट पर घर बनाने का बड़ा काम मिला था। वहां मजदूरों की कमी होने के कारण हमें बुलाया था और वो काम शादाब भाई को मिला था। वहां के ठेकेदार ने मजदूरी ज्यादा देने और साइट के पास ही रहने की जगह का इंतजाम किया था। पहले दिन हमें ठेकेदार ने अपने ही फ्लैट में रुकने का और खाने पीने का इंतजाम किया था। हम सभी ने मुंह हाथ धोकर खाना खा लिया। रात में सभी जल्दी सो गए थे, शायद सफर की थकावट के कारण। अगले ही दिन ठेकेदार ने हमें जिस साइट पर काम करना है वो बताई, जिस पर घर का काम करना था और जिस जगह पर रहना था, जो कि साइट के नजदीक ही थी, ताकि काम पर आने जाने में ज्यादा समय ना लगे। तो एक आदमी हमें वहां ले जा रहा था, जिसे ठेकेदार ने ही भेजा था। उसने हमें जिस जगह रहना है वहां पहुंचा दिया और गेट की चाबी देने के बाद वो वहां से चला गया। हम गेट के पास पहुंचे ही थे, तभी आरिस घबराते हुए, वो सफेद चीज क्या थी जो शाम के पेड़ के पास से गुजरी? गेट के बाहर से हम सब ने अंदर झांका तो वहां बहुत सारे आम के पेड़ थे, पर जैसे आरिस ने बताया वहां कोई भी सफेद चीज नहीं थी। हम सबको लगा कि वो बस मजाक कर रहा है। वैसे भी आरिस को फेंकने की आदत थी, इसलिए किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गेट खोलकर उस आम के बगीचे के अंदर हम सब आ गए। उस बगीचे के अंदर एक छोटा सा घर, एक कैबिन जो सिर्फ ऊपर से ही टीनों से ढकी थी, और एक छतरी जैसा घर बना था जो कि बिल्कुल टूटा फूटा था। उसके सामने ही आम के पेड़ों के बीच एक साधारण सा स्विमिंग पूल था। आम के पेड़ बस उस पूल तक ही थे। हमने अपना अपना बैग वहीं उस छोटे घर में रख दिया और शादाब भाई खाने पीने की सामग्री लाने चले गए और कैबिन के अंदर ईशान भाई और आदिम बात कर रहे थे। हम तीनों उनसे दूर पूल के पास रखी कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमें काफी भूख लग रही थी, तो हमने वहां के आम के पेड़ से कुछ आम तोड़े और खाने लगे। आरिश थोड़ा परेशान लग रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे अपने परिवार की याद आ रही हो। मैंने अपने पास का पका हुआ आम आरिस को दे दिया, जिसे खाकर उसे अच्छा महसूस हुआ। वो आम बहुत मीठे थे और भूखे होने के कारण बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। इसके बाद दिन गुजरा और रात में शादाब भाई ने 2 हफ्ते की खाने पीने की सामग्री लाई। अब खाना बनाने की जिम्मेदारी हम सब की थी। सबने मिलकर काम आपस में बांट लिए, जिससे खाना भी जल्दी तैयार हो गया था।
पहली बार खाना बनाने के कारण दाल आधी कच्ची आधी पकी बनी थी और रोटी भी किसी ने ठीक नहीं बनाई थी। वो सारी अलग अलग आकार की थी, पर क्या किया जा सकता था, सभी ने वही खाना खाया। छोटे घर के कारण अंदर ज्यादा जगह नहीं थी। हमारे बैग और खाने पीने के सामान ने काफी जगह ले ली थी और अंदर गर्मी भी काफी लग रही थी, जिस कारण सब ने आंगन में सोने का फैसला किया। अपने अपने बिस्तर डालकर सब बाहर ही लेट गए। वहां के खुले आसमान और ठंडी हवा के कारण हमें ठीक महसूस हो रहा था और सभी की बातें भी हो रही थी। वो आज सुबह की बात पर आरिस का मजाक उड़ा रहे थे। शादाब भाई कहते हैं, क्या मेरी जान, वहां पर तूने क्या देखा था? हम लोगों को डराना चाहता था, फेंकू कहीं का। आरिस ने कहा, शादाब भाई मैं मजाक नहीं कर रहा था, उस पेड़ से कोई सफेद परछाई गुजरी थी। मैंने आरिस से कहा, देख, कभी कभी थकान और नींद की कमी के कारण हमारी आंखें धोखा दे देती हैं हमें। जो होता ही नहीं है इंसान वो देखने लगता है। इस कारण शायद तूने कुछ अजीब देख लिया हो, और वैसे मजाक करने की आदत तो है ही तेरी, शायद हमें डराने के लिए तो ऐसा कर रहा हो। आरिश कहता है, यार तू भी, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहां कुछ तो था। कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। मैं अपने अम्मी अब्बू से बहुत दूर था। उनसे दूर होने के कारण मुझे उनकी याद आ रही थी। हालांकि कुछ समय पहले ही मैंने उनसे फोन पर बात की थी, पर वो कहते हैं ना कि किसी चीज की कदर आदमी तब तक नहीं करता जब तक वो उससे दूर ना हो। जब हम अपनों से दूर चले जाते हैं तो उनकी सारी बातें हमें याद आती हैं। अम्मी का प्यार, दादी की प्यारी बातें, अब्बू का मुझ पर भरोसा और भाई के साथ वो लड़ना झगड़ना, ये सब मैं बहुत मिस कर रहा था। अपनों को याद करते हुए नींद भी नहीं आ रही थी। वैसे मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती तो मैं सोने से पहले कलमा पढ़ लेता हूँ। जिनको नहीं पता कि कलमा क्या होता है, कलमा पढ़ना मतलब अपने खुदा को याद करना या उन्हें अपनी हिफाजत करना कहना। हालांकि हम कभी भी खुशी में ऊपर वाले को ज्यादा याद नहीं करते, पर जब हम पर कोई मुसीबत आती है तभी हमें वो याद आते हैं। ऐसा क्यों है? भले हम किसी भी मजहब के क्यों ना हो, फिर भी हमें अपने ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। इतनी अच्छी जिंदगी दी, इसका उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। ऐसे में कलमा पढ़ते पढ़ते सो गया और फिर धीरे धीरे करके सभी को नींद आ गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। ईशान भाई की नींद टूट गई। उन्हें पानी की प्यास लगी थी। बाजू में रखी पानी की बोतल से पानी पिया और वो सोने जा ही रहे थे कि उनका ध्यान उस स्विमिंग पूल पर गया। कोई लड़की पूरे सफेद कपड़ों में आम के पेड़ से दूसरे पेड़ पर लगातार चक्कर मार रही थी। वो लड़की अंधेरे में बिल्कुल चांद जैसी चमक रही थी। उसके कपड़े हॉस्पिटल के मरीज जैसे लग रहे थे। उसके कपड़े हॉस्पिटल के मरीज जैसे पहनते हैं वैसे ही थे, पर वो एकदम से सफेद थे। उसके बालों के कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी अजीब लग रही थी। उसका बार बार वहां चलना देख ईशान भाई के माथे पर पसीना पानी की तरह बह रहा था। ईशान भाई मन में, ये कौन है जो इतनी रात को सुनसान जगह पर घूम रही है? हमें तो बताया गया था कि इस जगह ज्यादा लोग नहीं आते, खासकर रात के समय। तो फिर ये लड़की कौन है और इस समय कहाँ से आई, जबकि आसपास किसी का घर नहीं है? रात भर वो मंजर ईशान भाई के साथ घट रहा था और कुछ देर बाद वो लड़की कहीं चली गई या अंधेरी में ही कहीं गायब हो गई। रात को इतना होने के बाद उन्होंने हम लोगों को जगाया नहीं। सुबह ईशान भाई उठे, पर उन्होंने कल रात वाली घटना के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। काम से आने के बाद शाम को सब काम के बारे में बातचीत कर रहे थे, पर ईशान भाई कुछ खोए खोए से लग रहे थे। मैंने उनसे कहा, क्या हुआ ईशान भाई, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आज का काम भारी पड़ गया क्या? ईशान ने कहा, मुझे इस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम यहाँ से किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते? हम सब हैरानी से उनकी ओर देख रहे थे। शादाब कहता है, पर क्यों, इस जगह में क्या परेशानी है? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है और हम कल सुबह ही तो आए हैं यहाँ। सब ने जगह बदलने की बात से मना कर दिया। इसके बाद रात के 2 बजे फिर से वही लड़की वहां पर थी और ईशान भाई की आंख खुल गई थी।
मजबूरी में ही उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा था। ईशान भाई मन में, ये लड़की आखिर है कौन? क्या ये हमें डराने के लिए कोई मजाक कर रही है? पर इसके कपड़े देखकर लगता है कि किसी हॉस्पिटल की मरीज है जो शायद पागल है, जिस कारण ये बस एक ही हरकत बार बार कर रही है। ये पता लगाने उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कैमरा की मदद से फोटो निकाली। पर जैसे ही उन्होंने फोटो देखा तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि फोटो में वो पूरी जगह आई थी पर वो लड़की कहीं नहीं थी। उन्होंने दूसरी बार जूम करके फोटो निकाली पर बस 2 पेड़ ही नजर आए, वो लड़की नहीं। इतने सफेद कपड़े होने के बाद भी वो फोटो में नहीं दिखाई दे रही थी, पर अभी भी वो लड़की उस जगह पर लगातार चक्कर मार रही थी। एहसान भाई जैसे तैसे करके अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे थे। 2-4 दिन तक तो सब ठीक था, पर अगले ही दिन से कुछ अविश्वसनीय घटनाएं हमारे साथ घटी। एक रात के वक्त हम सब बाहर ही सो रहे थे तो कुछ अजीब आवाजें बाहर गूंज रही थी, जैसे कि कोई पत्थर पर कोई चीज मार रहा हो या फिर किसी की कराहने की आवाज। वो हम सभी को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। हम सभी सोच रहे थे कि ये अजीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं, वो भी इतनी रात में। मैंने बगीचे के बाहर देखा तो बाहर से सफेद रोशनी आ रही थी, जहाँ पर शायद माइनिंग का काम चल रहा था। वहां पर एक बड़ी मशीन थी जो शायद वहां से चूरी निकालने का काम कर रही थी। मैंने कहा, शायद बगीचे के बाहर माइनिंग का काम चल रहा है, जिस कारण हमें कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। मेरी बात सबको सही लगी। अगले दिन हमारी पानी की बोर खराब हो गई थी, जिसके कारण पानी लाने बगीचे के साइड के किसान से मैंने बात की। वो दिन के समय अपने खेत में आता रहता था। उसने हमें पानी दिया। मैंने उससे पूछा, अन्ना वो बगीचे के पिछले हिस्से में माइनिंग का काम चल रहा है क्या? क्या वहां पर माइनिंग की बड़ी मशीन है? किसान कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं बाबू, वो तो पिछले 6 महीनों से बंद है। हाँ, पहले यहाँ माइनिंग होती थी, पर किसी कारण से वो खुदाई की मशीन बंद हो गई और वो तब से बंद ही है। और वो किसान फिर कुछ सीरियस होके कहता है, क्या आपने वहां कुछ देखा था? इसके बाद ट्रेन में चाय वाला आ जाता है। मैंने कहा, हाँ भाई, एक दे दो, आखिर रात भर जागना है। मैंने चाय ली और ईशान भाई और आरिश को उठाना चाहता था, पर वो दोनों गहरी नींद में हैं, इसलिए उन्हें उठाना सही नहीं होगा। चाय वाला कहता है, क्या हुआ साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। चाय बहुत अच्छी है, आप मुझे 1 कप और चाय दे दो। चाय देने के बाद चाय वाला वहां से एक हॉरर मूवी का एक डरावना गाना गाते हुए जा रहा था। मैंने सोचा, पहले वो डरावनी बात से नींद नहीं आ रही और ये चाय वाला पता नहीं इस टाइम पर किस अजनबी को पुकार रहा है। कोई अच्छा गाना गाता तो मन को जरा शांति भी मिलती, पर नहीं, एक अजनबी आत्मा को ये गाना पसंद आ गया तो इसके फटके कुछ भी सोचता रहता हूँ मैं। वैसे बाहर इस समय बहुत खूबसूरत शांत शहर है, जिसमें कई सारे लोग अपने काम निपटा कर चैन की नींद में सो रहे होंगे। शायद अब कुछ जंगल भी आ गए हैं। ये सारे घने जंगल, ये बिजली की हल्की हल्की रोशनी, पानी की बूंदों की टप टप और ये ठंडी हवा मुझे सोने पर मजबूर कर रही है। कितना फर्क है यहाँ और उस डरावनी जगह में। यहाँ इतने दिनों बाद मुझे सुकून मिला। हालांकि ये उस दिन के बाद गायब हो गया था, जब उस किसान ने मुझे कहा था। मैं हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। अगर वो मशीन 6 महीने से बंद है तो वो अजीब आवाजें जो रात में आ रही थी वो किसकी थी? मुझे लगा कि ये बात सभी को बतानी चाहिए, पर शायद वहां कोई यकीन नहीं करेगा। अन्ना कुछ बोलने ही वाला था कि गोलू ने मुझे आवाज दी और मैं वहां से निकल गया। उसी शाम काम से आते वक्त हमारे साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी। पहले जिस कार से हम आ रहे थे तो रोड का टर्न लेते वक्त एक्सीडेंट होने ही वाला था। रोड की दूसरी ओर से एक बाइक पर 3 लड़के थे, 2 लड़कियां और एक बाइक चलाने वाला आदमी, जिसने टर्न लेते वक्त हमारी कार का हॉर्न नहीं सुना। ड्राइवर के ब्रेक मारने के कारण वो साइड से निकल गया और रुका ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर हम भी वहां से निकल गए। गलती उस आदमी की होने के कारण वो रुका नहीं था,
ऐसा हम सबको लगा। जैसे कार बगीचे के गेट के सामने रुकी तो ड्राइवर ने हमें उतरने से मना किया। कार की हेडलाइट के कारण बगीचे के गेट के सामने एक बड़ा मोटा सांप रेंग रहा था। हम जैसे ही उसे मारने गए तो वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। इस पर भोलू कहता है, अरे इतना बड़ा सांप आखिर कहाँ चला गया? अभी तो गेट के सामने ही था। इस पर शादाब कहते हैं, शायद अंधेरे में किसी बिल में चला गया होगा। डरने की कोई बात नहीं है, अक्सर बारिश के मौसम में सांप बाहर निकल आते हैं। अब अंदर चलो, बहुत काम है। जैसे तैसे गेट पर लगा ताला खोलकर हम अंदर गए तो हमने देखा कि जिस घर के अंदर हमने खाने पीने के सामान रखे थे उसी घर के बाहर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। कहीं दाल पड़ी थी, कहीं मसाले, कहीं शक्कर पत्ती पानी में घुली पड़ी थी, जिस कारण पानी का रंग काला पड़ चुका था। शायद किसी जानवर ने उसे इधर उधर फेंक दिया था। हम सभी हैरान थे, एक ही दिन इतना सामान, इतना कुछ कैसे हो सकता है? कार का एक्सीडेंट होते होते बचना, सांप का गेट के सामने से गायब हो जाना, सामान इधर उधर बिखरना। मुझे लगा कुछ है जो कहना चाह रहा है कि यहाँ से अभी चले जाओ, पर मेरे अकेले की बात पर कोई ध्यान क्यों देगा? इस कारण मैं चुप ही रहा। अब खाने पीने का सामान ना होने के कारण हम सब ने होटल में जाने का फैसला किया, क्योंकि कार वहां से पहले ही जा चुकी थी। होटल से खाना खाया और मजबूरी में ही हमें वापस आना पड़ा। इस बार सभी ने सबीर भाई से कहा, हमें दूसरी जगह पर रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। शबीर भाई ने सबकी बातें सुनी और ठेकेदार को फोन किया। शादाब फोन पर, हेलो ठेकेदार, हमें दूसरी जगह चाहिए रहने के लिए, आप अभी कुछ कर सकते हैं? ठेकेदार, शादाब इस टाइम तो कोई जगह नहीं मिलेगी, पर आप 2-3 दिन रुको तो मैं कुछ कर सकता हूँ। शादाब ने हाँ कहा और फोन काट दिया। उन्होंने कहा, बस आज रात यहाँ रुक जाओ और हम कल मेरे भाई के साइट पर काम करने चले जाएंगे। आज की सारी घटनाएं देखकर उससे मैंने पहले ही बात कर ली थी। मजबूरी के कारण आज की रात हमें यहीं गुजारनी थी। हम बाहर सोए ही थे कि तभी मौसम खराब होने लगा और पानी बरसना शुरू हो गया। बाहर ही वो कैबिन था जिसकी छत ठीक थी और वो आसपास से खुला हुआ था। हम सभी उसके अंदर चले गए और अपनी अपनी जगह पर बिस्तर डालकर सो गए। पानी बरसना काफी तेज हो गया था, जिस कारण पानी की कुछ बूंदें अंदर गिर रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। वो बिल्कुल किसी लाइट की तरह बंद चालू हो रही थी, एक पल में रोशनी और एक पल में अंधेरा। अब ऐसे में सभी को नींद भी आ रही थी। एक तो काम की थकावट और दूसरी पैदल आने जाने के कारण सभी सो गए थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। फिर से ईशान भाई की नींद खुल गई और इस बार वो लड़की आम के पेड़ की बजाय कैबिन के सामने खड़ी थी। ईशान भाई काफी डर गए थे। जिस लड़की को वो दूर से देखकर घबराती थी वो अब बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। हैरानी की बात ये भी थी कि इतनी बारिश में भी वो लड़की भीगी नहीं थी। ईशान भाई ने अंदर से झांक कर उसके चेहरे को देखा तो वो दंग रह गए। उसके चेहरे के सामने के बाल हट गए थे। उसका पूरा चेहरा सफेद था। दोनों आंखों में पुतलियां नहीं थी, वो भी बिल्कुल सफेद थी, पर वो अंदर नहीं आ रही थी। बस कैबिन के चारों तरफ घूम रही थी और बस घूमते घूमते वो अपनी सफेद आंखों से देख रही थी, पर कैबिन खुले होने के बावजूद वो अंदर नहीं आ रही थी, जैसे उसे पानी की बूंदों ने अंदर आने से रोका है। ऐसा ईशान भाई को लगा। रात भर वो डरावना नजारा ईशान भाई को दिखाई दे रहा था। तभी जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में वो लड़की कहीं गायब हो गई। ईशान भाई की जान में जान आई। उस बिजली कड़कने के कारण हम सभी पहले ही जाग गए थे। हम सब ने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कह रहे थे। उन्हें देखकर मुझे काफी अजीब लगा। जो वो बीच में सोए थे तो वो पानी से बचे हुए थे और मौसम भी पानी के कारण ठंडा था। फिर उनके माथे पर इतना पसीना कैसे? मैं कुछ पूछता उससे पहले ही ईशान घबराते हुए कहते हैं, जल्दी करो, जैसे ही पानी रुके हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से जाना होगा।
इस पर आदिम कहते हैं, हाँ शादाब, ईशान ठीक कह रहा है, हमें जल्दी इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। इस पर शादाब कहते हैं, हाँ चले जाएंगे, पर हुआ क्या तुम दोनों को? ईशान गुस्से में कहते हैं, मैंने कहा ना यहाँ से जल्दी जाना है, यहाँ से जाने के बाद सब बताऊंगा, बस यहाँ से जल्दी चलो। जैसे ही पानी रुका हमने पैकिंग की और वहाँ से निकल गए। नई साइट पर पहुँचने के बाद ईशान भाई ने पिछले 7 दिनों से जो जो हमारे साथ घटा और कैसे हम सबके सो जाने के बाद उन्होंने क्या क्या देखा वो सारी चीज़ें बताई। कल रात को कैसे हम मौत से बचे वो भी बता दिया। इस पर आदिम कहता है, हाँ वो लड़की मुझे पेड़ के पास चक्कर मारते हुए दिखाई दी थी और कल रात भी कैबिन के सामने, और जैसा आरिस ने उस दिन कहा था कि कोई सफ़ेद चीज़ पेड़ के पास से गुजरी थी, वो मैंने भी देखा था। इतनी सारी बातें बताई जिन्हें सुनकर सभी चौंक गए थे। अब एक साथ तीनों ने उस बगीचे में क्या क्या देखा वो बताया, तो वो झूठ बोलेंगे नहीं। अगर किसी एक ने कहा होता तो बात अलग थी, पर तीनों एक साथ क्यों झूठ बोलेंगे, जबकि हम सब ने वहाँ रात में अजीब आवाज़ें सुनी थी जो कि किसी मशीन या इंसान की नहीं थी। सभी उस घटना से चौंके हुए थे, पर अब सब ठीक है, सब सही सलामत है। हम सभी ने खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि उन्होंने हमें बड़ी मुसीबत से बचाया। 2 हफ्ते नई साइट पर काम करने के बाद ईशान भाई और आरिश और मैं समीर अपने शहर जाने निकले। इसके बाद ट्रेन में जब हम नई जगह घूमने जाते हैं तो उसकी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, पर वहाँ के डरावने किस्से ज़्यादातर कोई नहीं बताता क्योंकि उस इंसान पर कोई विश्वास नहीं करता। वैसे ये बात करने के लिए मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, पर कोई व्यक्ति तब तक इस बात पर विश्वास नहीं करता जब ऐसी घटना खुद की आंखों के सामने घटित नहीं होती। जिसने देखा वो माने और जिसने नहीं देखा वो ना माने, अपनी अपनी सोच। पर मैं दुआ करता हूँ कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। इन भूतिया घटना से सब बच के रहें और अपनी जिंदगी निडर होकर बिताएं। वैसे मैं हैदराबाद में बहुत खुशी से आया था। अब जाते वक्त खुशी तो है, पर मैं अपने साथ कई अनसुलझे सवाल ले जा रहा हूँ, जैसे कि वो लड़की कौन थी, वो आवाज़ किसकी थी, क्या वो उस रात हमें चोट पहुँचाने वाली थी, और क्या वो लड़की आज भी वही है। सवाल तो बहुत है मेरे पास, पर जवाब एक भी नहीं है। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आई। रात के 2 बज रहे हैं और इस पर ईशान भाई की आंख अचानक से खुल गई।